नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास। हमारी आज की खास पेशकश है महामोदी। जी हां, अब सब तरफ मोदी मोदी की ही ललकार है। देश के 5 राज्यों के चुनावी नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं। वो नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं, बहुत हद तक चमत्कारी किस्म के भी हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह बीजेपी ने तमाम विरोधी दलों का दम निकाल दिया, वो वाकई अविश्वसनीय। बीते कई दशकों में किसी भी पार्टी ने ऐसा पराक्रम और इस तरह का प्रदर्शन नहीं दिखाया। तो बीजेपी ने यूपी में अपनी जीत के आंकड़े को ऐसे शिखर पर ला खड़ा किया है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर पाया था। यूपी के चुनाव के साथ 4 और राज्यों में मिली जीत और हार के आखिर मायने क्या हैं? नतीजों के जरिए जो बड़ी तस्वीर उभरी है वो क्या बताती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की करिश्माई नेतृत्व की, मोदी मैजिक की, जिस वजह से आज भाजपाई एक साथ होली दिवाली मना रहे। तो चलिए, इससे पहले हितेश की हम चर्चा की शुरुआत करें, इससे पहले कि हम मायने निकालें, सियासी समीकरण जो बदले हैं या जो आने वाले वक्त में बदलेंगे, इस पर चर्चा करें। उसके पहले जो टैली आप टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एक बार फिर से दर्शकों का ध्यान इस टैली की तरफ ले जाना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें, जो सबसे बड़ा करिश्मा दिखाई पड़ा है। जरा देखिए, 325 सीटें बीजेपी ने पाई हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन केवल 54 सीटें ला पाया है। बीएसपी के खाते में 19 सीटें हैं और उन्होंने एक कह दिया है कि ईवीएम में धांधली हो गई और बाकी के खाते में 5 सीटें आई। तो ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है और किसी ने कम से कम इस आंकड़े पर तो विश्वास नहीं किया था। स्वयं बीजेपी के नेता भी भीतर खाने 300 के ऊपर जाएंगे, इस बात की उम्मीद नहीं कर रहे थे। वहीं पंजाब में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई है और बहुत समय बाद कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई है। शिरोमणि अकाली दल जो वहां का सत्तारूढ़ था इस समय गठबंधन, वो 18 सीटों पर सिमट गया और 77 सीटें यहां पर कांग्रेस ने जीती है। आम आदमी पार्टी को यहां पर मैदान में माना जा रहा था कि मुकाबले में रहेगी और कई तो आंकड़े इस तरह के भी आए थे कि आम आदमी पार्टी जीत सकती है, लेकिन वो महज 22 सीटों पर सिमट गई है। अन्य का खाता यहां पर नहीं खुला है। चलिए, वैसे आम आदमी पार्टी के लिए भी अच्छी खबर कहेंगे हितेश, क्योंकि वो इतना भी अगर ला पाए पहली बार में तो अच्छा है, दिल्ली से बाहर तो निकले। चलिए, एक बार उत्तराखंड की तस्वीर देखिए। कुल 70 सीटें, बीजेपी को 57 सीटें मिली हैं, कांग्रेस के खाते में 11 सीटें आई हैं, बीएसपी का खाता नहीं खुला, अन्य के खाते में 2, यानी यहां भी कमल खिल गया, पुरजोर तरीके से खिला। हालांकि यहां ये जो एग्जिट पोल से बता रहे थे कि कांटे की टक्कर होगी, नेक टू नेक फाइट होगी, लेकिन बीजेपी यहां बाजी मार ले गई। कांग्रेस केवल 11 सीटों से संतोष कर रही है। सबसे बड़ी बात यह कि वहां सीएम कैंडिडेट खुद हार गए और दोनों सीटों पर हार गए। जी, अगले राज्य की बात करते हैं, गोवा में दरअसल अभी लगातार शाम तक भी स्थिति साफ नहीं हो पाई और अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई। 40 के 40 रुझान और नतीजे आ गए हैं और बता रहे हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। 17 सीट कांग्रेस को मिली है, यानी कि जो 21 का आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा, उससे कांग्रेस दूर है। 13 पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी यहां पर शुरुआत में तो लग रही थी कि 2-3 सीटें जीत पाएगी, लेकिन उसका खाता भी नहीं खुला है और अन्य के खाते में 10 है। जो ये अन्य में जो सीटें हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, इनका अब यहां पर भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। और किसे मौका मिलता है ये भी देखना होगा तेज, क्योंकि 17 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी तो फिलहाल कांग्रेस है, लेकिन 10 किसके पाले में जाते हैं देखना होगा। इसी तरह पूर्व की बात करें, मणिपुर राज्य की बात करें, कुल 60 सीटें यहां पर थी। यहाँ के नतीजे भी बड़े आश्चर्यजनक तरीके से इस तरह की तस्वीर लेकर आएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी 21 सीटें, कांग्रेस के खाते में 28 सीटें हैं, वहीं अन्य के खाते में 11 सीटें। बाकी के दल अपना खाता यहां नहीं खोल पाए। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मणिपुर में जितनी मेहनत का दावा किया गया था उसमें थोड़ी सी कमी रह गई, थोड़ी सी कसर रह गई। बीजेपी के खाते में यहां पर 21 सीटें, जबकि कांग्रेस 28 सीटों के साथ में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी। बीजेपी के लिए यहां पर क्योंकि गेन की स्थिति है। पूर्वोत्तर का एक और राज्य है जहां पर बीजेपी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। असम में जबरदस्त जीत दर्ज की थी, उसके बाद मणिपुर में लग रहा था कि शायद सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, लेकिन 21 सीट आई हैं और 28 सीट के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन जो जादुई आंकड़ा है 31 सीट का, उससे कांग्रेस थोड़ी सी दूर है। चलिए, तो हितेश, ये तो बात हो गई। हम उन राज्यों की बात कर रहे थे जहां पर नतीजों की रोशनी में ये तो पूरी तरह स्पष्ट है, लेकिन एक और बड़ा पॉइंट है जिस पर हम अपने एक्सपर्ट के साथ में, पैनल के साथ में बात करेंगे। जब अमित शाह बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम 4 स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं। ये बात उन्होंने तकरीबन शाम को 4 से 5 बजे के बीच कही थी और फिलहाल जो स्थिति है उसको देखने के बाद लगता है कि 2 राज्यों में मुश्किल हो सकती है। जैसे 10 कहां जाएंगे, किसके पाले में जाएंगे, ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि मणिपुर की स्थिति क्या होगी, ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, इन पर बात करते रहेंगे, लेकिन पहले ओवरऑल तस्वीर क्या बनी है ये दर्शकों को देश हम बता दें। बिल्कुल, देश के में 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने 2014 के बाद
एक बार फिर से लहर की सवारी की है और इस बार भी नायक बनकर मोदी ही उभरे हैं। इस बार पहले से भी ज्यादा ताकतवर, पहले से भी ज्यादा कद्दावर बनकर वो देश के सामने इस वक्त खड़े हैं। यहां तक कि उनके विरोधी भी कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि ये मोदी नहीं, महामोदी हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। भारत माता की। नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम है भारतीय राजनीति के उस दीदावर का जो आंधी बनकर उठे और सुनामी बनकर छा गए। कितने आरोप, कितनी चुनौतियां, कितनी दुश्वारियां, पर वो अडिग अकेले। सपा बसपा कांग्रेस, सपा बसपा कांग्रेस। जिस भारतीय राजनीति से करिश्मा की विदाई हो चुकी थी, उसे अपनी जादुई छुअन से उन्होंने नई धड़कन दे दी। सम्मोहन ऐसा कि टूटने का नाम नहीं ले रहा। जीवटता ऐसी कि सब हार मान गए। जिद ऐसी कि हर रुकावट हटती गई। और जुनून ऐसा कि अब तकदीर खुद ये पूछती है उनसे कि ऐ बंदे बता तेरी रजा क्या है। मोदी अब एक नाम नहीं, एक नेता नहीं, बल्कि उम्मीद है, भरोसा है, ब्रांड है, ग्लोबल ब्रांड। देश के लोगों के लिए वो राष्ट्रवाद के ध्वजवाहक हैं, तो दुनिया के लिए महाशक्ति बनते भारत के औलादी सुपर हीरो। नरेंद्र मोदी में कई कमाल की खूबियां एक साथ दिखती हैं। वो मिट्टी से जुड़े हैं, संघर्षों के सांचे में ढले हैं और श्रम इतना करते हैं कि कोई चाहकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पाता। वो कामयाबी की बाकमाल स्क्रिप्ट लिखते हैं और ऐसी तिलिस्मी किलेबंदी करते हैं कि कामयाबी का कारवां गुजर जाता है और बड़े बड़े धुरंधर भी बस गुबार देखते रह जाते हैं। इस बार पीएम मोदी ने यूपी की महाभारत में वो कारनामा कर दिखाया जो राम लहर में भी न हो सका था। उनकी ये कामयाबी एक ऐसे महानायक की यश गाथा है जो अपने विराट स्वरूप से दुनिया को चकित करने लगा है। जी हाँ, एक चाय वाले का टीकरा पहले मोदी बना था और अब बन चुका है महामोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो पुनीत, कल तक हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये जो चुनाव परिणाम आएंगे ये देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाले हैं और साथ ही नरेंद्र मोदी की साख कहीं न कहीं इसके साथ टिकी हुई थी, क्योंकि स्वयं आगे मोर्चे पर रख के उन्होंने उत्तर प्रदेश में कम से कम पूरी जान लगाई थी। और जो परिणाम निकल के सामने आया, जैसे कि हम कह रहे हैं कि मोदी नहीं बल्कि वो महामोदी बन की तरफ बढ़ रहे हैं और एक नए ताकतवर नेता की तरफ बढ़ रहे हैं और इसका असर न सिर्फ देश की राजनीति पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, उनके कद को लेकर भी जाहिर तौर पर पड़ने वाला है। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, जब हम चर्चा कर रहे थे, जब एग्जिट पोल्स आए थे तो हमारे गेस्ट के साथ या हमारे एक्सपर्ट के साथ चर्चा में सबने ये तो मान लिया था कि मैक्सिमम आप 200 प्लस तक ले जा सकते हैं, लेकिन 300 प्लस सीटें, इस कदर इतना समर्थन उनको वहां पर मिल रहा होगा या मिला है, इसका अनुमान शायद बीजेपी ने भी नहीं लगाया था। और अगर लगाया था तो वो कम से कम सामने नहीं आ पाया, वैसा कॉन्फिडेंस दिख नहीं पाया। बहरहाल अब ये जो पूरी तस्वीर है, ओवरऑल एक जो पैकेज दिखाई पड़ रहा है कि 5 राज्यों में कौन ज्यादा गेन की स्थिति में। क्या कांग्रेस को आप ये कह सकते हैं कि वो वाकई आशय पर गई, या ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने गेन किया, बहुत समय के बाद पंजाब में उनको जीत मिली है, बहुत समय के बाद पूर्वोत्तर में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, गोवा में बेहतर प्रदर्शन किया है। तो इसे किसकी जीत आप मानेंगे? राहुल की जीत मानेंगे, कार्यकर्ताओं की जीत मानेंगे, स्ट्रेटेजी की जीत मानेंगे? अगर हम बीजेपी में तो निर्विवाद तौर पर कह सकते हैं हितेश कि यहाँ केवल एक चेहरा है, वो मोदी है और वो अपने कांधों के ऊपर किसी भी तरह की जिम्मेदारी बाखूबी उठा सकते हैं। ये तो विरोधी भी मानेंगे। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। तमाम जो सवाल उठ रहे हैं, अब राजनीति की दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं। रामविचार नेताम साहब जुड़ रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं दिल्ली से, और वहीं हमारे साथ में देवव्रत सिंह जी हैं, पूर्व सांसद हैं कांग्रेस से, और
जगजीवन प्रसाद हैं, एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के लिए, और हिमांशु द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रामचरण नेताम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले कि जो ये हम लगातार यहां बात भी कर रहे हैं कि 325 का आंकड़ा आखिरकार बीजेपी ने आखिरकार छू लिया है, और तमाम हम लोगों लगातार बीजेपी के नेताओं से भी बातचीत कर रहे थे, सभी को जीत की उम्मीद थी, लेकिन इस तरह की बंपर जीत मिलेगी इस बात की उम्मीद किसी को नहीं थी। ये जो जीत अब निकल के सामने आई है, क्या इसके मायने आपकी नजर में है? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में जो ऐसा कह सकते हैं कि आंधी या फिर आंधी से भी बड़ी कहना जो सुनामी आ गया, और इस तरह से जो चौंकाने वाले जो रिजल्ट आए हैं वो देश की दशा और दिशा बदलने का एक संकेत है। और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का जो आस्था और विश्वास है वो यथावत ही नहीं बल्कि उससे भी और अधिक जो है बढ़ा है, और एक ताकत दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ने जो ताकत दिया है कि थोड़ा बहुत कुछ कमी अगर रह गई है 2014 के चुनाव में, जिसके वजह से हम राज्यसभा में हमारी कुछ कमजोर स्थिति थी, उसके वजह से बहुत सारे जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं समय पर हम नहीं ला पा रहे थे। वो सब भी खेल देखा है कि किस प्रकार से अपोजिशन ने वहां पे बाधित किया, सदन को चलने नहीं दिया, जबकि अगर समय पे बिल पास हो गए होते तो आज देश के विकास में और हम काफी तेजी से आगे बढ़े। नेताम साहब भी आज जनता ने एक ताकत दिया है काम करने का। और जहां तक देखिए 325 प्लस करने की जो बात है, 300 से ऊपर मैं गया था तो मुझे लगा कि लोगों हमारे जो कार्यकर्ता नेता वो भले ही पीछे रह जाए, लेकिन जनता जो है हमसे भी आगे सोच लिया है। और आगे बढ़कर के जिस प्रकार से लोगों का उत्साह दिखाई देता था, लोग एक दूसरे ठीक कह रहे हैं नेताम साहब। अब एक सवाल पंजाब को लेकर के भी बनता है। पंजाब की बात आज कल्याणकारी योजना की बात केवल एंटी इनकम्बेंसी पर दोष डाल दिया। अगर हम सेहरा सजाते हैं जीत का, नो डाउट ये बहुत बड़ी जीत है। मीडिया में कोई आज ऐसा नहीं है जो इस बात को स्वीकार नहीं करता, विरोधी भी स्वीकार करते हैं कि बहुत बड़ी जीत है, और इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाता है, पूरी टीम को जाता है जिन्होंने स्टेट में काम किया। लेकिन पंजाब में चूक हुई है। अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो अच्छी सीटें आई हैं, बेहतर रिजल्ट रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा इफ एंड बट की स्थिति बनी हुई है। इसी के साथ गोवा में आप देख लें, गोवा में भी स्थिति जो है वैसी है। तो गोवा और पंजाब ये दो स्टेट ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर शायद या तो फोकस नहीं रहा या फिर निर्णय में कहीं चूक हुई। नहीं, निर्णय में कहीं पर कोई चूक नहीं हुई। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय किए हैं उसे सब स्वीकार है। जहां तक पंजाब की बात करते हैं, अगर वोट प्रतिशत देखें तो हमारे बढ़े जरूर हैं, और जो कहना चाहिए कि हम पिछले 10 सालों से वहां पे काबिज थे, और इसका भी बहुत सारे जो बातें थी, जो बाहर जो चला गया, जो चस्पा हुआ, वो निश्चित तौर पे हमारे लिए कहीं न कहीं वो नुकसानदायक रहा। लेकिन इसके बावजूद भी हमें मालूम था कि वहां स्थिति क्या होने वाली है। फिर भी हमें जो अनुमान था उससे अधिक हमें वहां सीटें जरूर प्राप्त हुई हैं। चलिए, ये बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में कि जो अनुमान था उससे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई, मतलब कम नहीं हुआ। ये माना जाएगा कि पहले से अनुमान था इस तरह के नतीजे का। जी, पहले से अनुमान था इस तरह के नतीजे का, ये माना जाएगा। जिस प्रकार से मीडिया ने जो प्रचारित किया था, जो सर्वे रिपोर्ट जो आता था उसमें इकाई की संख्या दिखाया जाता था, तो हम इकाई तो नहीं, लेकिन हम जरूर 18-20 के करीब हम पहुंचे हैं, तो कम नहीं है। चलिए, मतलब इस बात से संतोष है। पहले जो आकलन था आपका, जो आपका आकलन था उससे तो बेटर स्थिति आप मानते हैं। चलो, इतना तो आपने स्वीकार किया, ये बहुत अच्छी बात है। हमारी नहीं जी, मैं आऊंगा ना, आपके पास आऊंगा, लौटता हूँ। जगजीवन प्रसाद जी, आकलन ही नहीं बल्कि सर्वे के रिपोर्ट के आधार पे जो आकलन दे। जी, जगजीवन प्रसाद जी हमारे साथ में समाजवादी पार्टी की तरफ से आज वो अपना पक्ष रखेंगे। आपका एक तो स्वागत है, दूसरी बात यह कि आज का दिन अच्छा नहीं कहा जाएगा। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से पार्टी के भीतर एक परिवार का ड्रामा चला,
ये सारा देश देख रहा था, वो भी ऐसे वक्त जब सबको साथ आना था, सब अलग अलग गए। ये भी एक तरह से आरोप लगाया गया कि ये सारा ड्रामा रचा गया है, ये वास्तव में नहीं हो रहा बल्कि ऐसा किया गया है, जानबूझकर के इस एपिसोड को उस वक्त पे रखा गया है, लेकिन इसका पूरा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। चलिए आज अब नतीजे सबके सामने आ गए। क्या पारिवारिक कलह ये वाकई में पार्टी को ले डूबी, प्रदर्शन को ले डूबी, या वास्तव में लोगों में गुस्सा था, वास्तव में लोग परिवर्तन चाहते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी जी, आपके सामने है। जनता सत्ता परिवर्तन करके देखना चाहती है कि ये सरकार हमारे लिए कितना उपयोगी होगी। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 5 साल में जनता के लिए जो काम किए वो आपके सामने है और सबके सामने है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए हैं और जिस तरह भाषण दिए, मैंने आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं देखा 73 से लेकर। लेकिन साहब जो जीता वो सिकंदर, जिसने जनता का मन जीत लिया, जिसने जनता का मन ही नहीं वोट भी ले लिया, और वोट भी ऐसा लिया कि रिकॉर्ड कायम कर दिया। जो जीता जी जी, तकरीबन 4 दशक में किसी के पास में इस तरह का समर्थन नहीं रहा साहब। अभी आप हमको पहले आपने जो क्वेश्चन किया पूरा सुनिए। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए, कह लीजिए जी, कहिए भाई। पहले आप अगर सुनना चाहते हो तो सुनिए। आपने कहा तो मैं भी बता रहा हूँ। जी आज से ऐसा 77 में जो प्रचंड बहुमत जनता पार्टी को मिला था, प्रचंड बहुमत में जनता पार्टी के नेता लोग जो घटक थे उनका भी दिमाग खराब हुआ। वही हाल इस प्रचंड बहुमत का होगा जो आप मोदी की बात कर रहे हैं। जिस तरह झूठ बोल कर ये जनता से मतलब वोट लिया है, तो इनको मौका मिला है, जनता ने समझ दिया और हम उसका स्वागत करते हैं। जनता का जो निर्णय है। ठीक है जगजीवन जी, आप जैसा कि कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम अखिलेश की सरकार ने किया था और वो काम किसी से छुपा नहीं है, लोग उस काम को देख रहे हैं, तो क्या उन कामों को जनता के बीच जाने में, उसका प्रचार करने में कहीं चूक हो गई? और दूसरी बात ये कि क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन करना एक बड़ी चूक है? क्या बड़ी गलती हुई? आप खुल के अब स्वीकार करेंगे? और भी सुनिए, अभी और भी हमारा भाई, हाँ पहले सुनिए जी जी। तो जो आप कह रहे हैं क्या ऐसी संभावना जो थी, क्या मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ने पहले तय कर लिया था कि हमने कई जगहों पर होर्डिंग देखी थी 265 प्लस। इसका क्या मतलब चुनाव नहीं हुआ उसके पहले से? इसका मतलब कि पहले से ही तो व्यवस्था ईवीएम मशीनों में लगा दी गई थी। अच्छा चलिए, अब ये आरोप बिल्कुल नया है। ये आरोप बसपा के द्वारा तो लगाया गया, ये आरोप आपके द्वारा पहली बार हम सुन रहे हैं। समाजवादी पार्टी के किसी नेता के द्वारा ये आरोप हम अभी सुन रहे हैं। नहीं है। आप जगजीवन जी स्वयं पहली बार में आपके मुख्यमंत्री हाथ स्वीकार कर चुके हैं और उन्होंने शुभकामनाएं तक दी थी कि जो भी सरकार बनाएगा वो। अखिलेश जी तो हाथ स्वीकार कर चुके हैं, पहले ही हाथ स्वीकार कर चुके हैं। नहीं तो वो तो नहीं स्वीकार तो अब जब परिणाम आ गया है तो स्वीकार सबको है, स्वीकार हमको भी है। अब उनको मौका मिला है प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, आप बने रहिए सर, मैं आपसे लगातार बातचीत करते रहूंगा, क्योंकि और भी हम समाजवादी पार्टी की अब आगे भविष्य किस तरह का होगा, चूंकि शिवपाल यादव पहले कह चुके हैं कि 11 तारीख के नतीजे आएंगे, उसके बाद देखा जाएगा, और वो साफ तौर पर संकेत थी कि क्या वो एक नए दल के साथ में जाएंगे। इस पर भी आपसे मैं लगातार बातचीत करूंगा। दिलीप सिंह जी, आप कांग्रेस की प्रदर्शन को इन 5 राज्यों के नतीजों के बाद किस रूप में देखते हैं? क्या आप खुश हैं या यूपी का ये टीस है? देखिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो जनादेश मिला भारतीय जनता पार्टी को, और लोकतंत्र में हम उस जनादेश को स्वीकार करते हैं। जहां तक के पंजाब की बात है, त्रिपुरा की बात है और गोवा की बात है, आज पूरी मीडिया में केवल उत्तर प्रदेश की जीत के मायने और मोदी जी की सारी बातें सामने आ रही है। हमें से इनकार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए हैं उसमें मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका रही, लोगों के मन में उनके प्रति एक आस्था रही, उन्होंने मतदान किया। लेकिन जहां तक कि मोदी जी की परफॉर्मेंस का मामला है, तो जहां 2 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की थी, अकाली दल भाजपा की सरकार पंजाब में और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की स्वयं की सरकार थी, जहां उनको लगभग दोनों ही राज्यों में 10 वर्ष हो गए थे, और पिछले 3 वर्षों में मोदी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भी इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की योजनाएं लागू हुई, सारा कुछ हुआ, और उस पर भी जनादेश पर चर्चा होनी चाहिए। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा सिरमौर राज्य है और पूरे देश की निगाह 1 वर्ष उसमें है।
लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम लोग भी गए, उत्तराखंड भी गए, पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, मैं ये मानता हूं कि चुनाव लड़ना और जीतना निश्चित रूप से चुनाव का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन एक लंबे समय की हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने 5 चरणों में 6 चरणों में जिस तरह की बातें मुद्दे बदलते गए और अंततः वही मुद्दा फिर सामने आया, वही शमशान और कब्रिस्तान का मामला आया। लेकिन साहब 325 सीटें आ गई। मैं आऊंगा इस बात पे, लेकिन धीरे धीरे चरणों पर वो जो बातें आते गई, वो आते भी आगे चल के क्या रुख लेंगे समझने की बात है। जहां तक 325 के आंकड़े की बात है, आज मीडिया 325 की बात कर रही है, हम सब स्वीकार कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक बड़ी जीत है मोदी जी की, लेकिन हमें इस बात को ये भी देखना चाहिए कि इसी लोकसभा चुनाव में जो 73 सीटें सांसद की आई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 403 में से 328 सीटों में उस समय भी जीत की थी, और जो मुद्दे आखिरी में वहां आए वही मुद्दे इन सब चीजों पे आ गए। चलिए एक छोटा सवाल बता दीजिए। हम अपनी बात को स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन है। यदि ये जनमत संग्रह मोदी जी की नीतियों और कार्यप्रणाली पर है, तो पंजाब पर, गोवा पर भी चर्चा अब मैं तो वही पूछ रहा हूँ आपसे, मैं वही पूछ रहा हूँ कि वो जो बाकी के 4 स्टेटें हैं देश, जिन 4 स्टेट के बारे में पहले ही बीजेपी दावा कर चुकी कि वो वहां पर भी कम से कम 5 में से 4 में वो सरकार बनाना है, आप क्या कहते हैं? अभी क्या स्थिति है? आपको लग रहा देखिए पंजाब आपके पास में, क्या उसको छोड़ करके आपको किसी स्टेट में अभी संभावना दिख रही है कि वहां भी कोई गणित लगा रखा है? गोवा और मणिपुर में दोनों बड़ी पार्टियां हैं। देखिए गोवा में जो शेष अन्य लोग जीत के आए हैं, कांग्रेस की बड़ी पार्टी के अलावा 2 एनसीपी के लोग जीते हैं और 2 कांग्रेस के बागी विधायक वहां जीते हुए हैं। आज अभी 15-20 मिनट पहले जो पार्टी सूत्रों से मुझे खबर है, उस पर उनकी बात की तो सहमति भी है। और जहां तक त्रिपुरा की बात है, वहां पर अगर कोई विधायक की खरीद फरोख्त होता है तो वो समय बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इन तीनों राज्यों में कांग्रेस आई है और उभरी है। और कांग्रेस ने जो एक बात, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहते थे मोदी जी, उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से कांग्रेस ने गठबंधन किया, हम कम सीटों पे लड़े, कम सीटें जीते, वहां तक बात सही है। उत्तराखंड में हम हार भी गए, लेकिन जिन मुद्दों पे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव हुआ, जिस प्रकार से धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण हुआ, उसका नुकसान भी कांग्रेस को झेलना पड़ा। चलिए ठीक है, बिल्कुल। एक सवाल मुझे हिमांशु जी से पूछना, ब्रेक पर जाने से पहले। हिमांशु जी, एक बात जो साफ तौर पर नजर आती है कि प्ले सिंगल अब शायद लोगों को पसंद आ रहा है कि आप आए, मैदान में आए, खुलकर अपनी बात रखें और खेलें। जहां प्ले सिंगल है वहां तो ठीक है, लेकिन जहां कोलिजन है और जहां विरोधी जिनके बारे में आप पहले दूसरी बात कहते हैं, फिर आप साझा बयान जारी करने लग जाते हैं, एक मंच पर नजर आते हैं, इसको जनता खारिज कर रही। कैसा संकेत? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि आप कांग्रेस सपा के गठबंधन को स्वाभाविक गठबंधन के तौर पर नहीं देख सकते। कुल मिलाकर चुनाव से पहले तक तो राहुल गांधी जो है अखिलेश सरकार के संदर्भ में तमाम सवाल उठा रहे थे, और अचानक रणनीति बदलकर वो उनके साथ सवार हो गए, तो ये जनता के स्तर पर स्वीकार नहीं हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यह है कि आज से 6 महीने पहले समाजवादी पार्टी तो सरकार बनाने की दौड़ में भी नहीं थी। ये लगभग सारे सर्वे में था कि वो कहीं मुकाबले में नहीं, मुकाबला बसपा और भाजपा के बीच माना जा रहा था। लेकिन जो परिवार का झगड़े का मामला चला, उसमें बाकी सारी खबरें दब गई और केवल परिवार का झगड़ा चला, और उसमें एक योजनाबद्ध तरीके से अखिलेश जो है राष्ट्रीय फलक पर एक साफ सुथरी छवि के साथ उभर कर आए, जिसको हमने सत्य मान लिया। वो एक भ्रम निकला। ये आज के परिणाम ने बताया कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 4.5 साल के कार्यकाल को खारिज कर दिया। ये जो 5 राज्यों के चुनाव आए हैं, स्पष्ट तौर पर ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लहर थी सत्ता विरोधी, जो मोदी फैक्टर के कारण सुनामी में तब्दील हो गई, यहां तक ठीक है, पर बाकी राज्यों के संदर्भ में यह विशुद्ध रूप से सत्ता विरोधी लहर है। पंजाब के संदर्भ में अगर आप बात करते हैं तो उनके एक मंत्री चुनाव हार गए, इस प्रकार का परिणाम देखने को मिला। गोवा के संदर्भ में अगर बात करें तो स्वयं मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार गए, ये सत्ता विरोधी लहर का इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। उत्तराखंड के संदर्भ में हरीश रावत 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगहों से निपट गए, ये आपको दिखाई दे रहा है। मणिपुर के संदर्भ में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी है, पर स्पष्ट बहुमत के साथ नहीं। जो पहले स्पष्ट बहुमत के साथ थी, तो ये भी एक सत्ता विरोधी परिणाम को ही दर्शाता है। तो कुल मिलाकर सत्ता विरोधी परिणाम है। भाजपा बहुत ज्यादा उत्साहित अपने को प्रेरित करेगी, ये भाजपा की बड़ी सफलता है कि छोटी सफलता को भी विराट रूप में दिखाने में उसे हुनर है, और कांग्रेस इस मामले में लगातार पिटती जा रही है और आज भी पट रही है। सच बात यह है कि कांग्रेस आज उपलब्धि की स्थिति में है। उपलब्धि की स्थिति में इसलिए कि इन 5 राज्यों के अंतर्गत उसके पास में 2 राज्यों में सरकार थी, मणिपुर के संदर्भ में और उत्तराखंड के संदर्भ में, और परिणाम निकलने के बाद उसके पास में 3 राज्यों में सरकार है। गेनर होते हुए भी उसके नेता सभी जो है लूजर के तौर पर अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि कांग्रेस में सर्जरी, अरे 3 बार जीत गए, 3 राज्य तुम्हारे पास में आ रहे हैं,
मोदी का दिग्विजय का अर्थ जो है पंजाब में रुक गया, गोवा में भी उसको रोक दिया गया, मणिपुर में भी उनके दावे थे लेकिन दावों के नजदीक नहीं है। गोवा के संदर्भ में स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की सरकार बन रही है, वो और उनके सहयोगी 20 सीटें जीत चुके हैं, इसलिए बहुमत का आंकड़ा उनके साथ में है। मणिपुर के संदर्भ में भी 27 सीटें जीत चुके हैं, बहुमत के लिए 4 सीटें और चाहिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस लूजर न होते हुए भी व्यवहार में लूजर है, ये उनकी सबसे बड़ी हार है। ये देवराज जी, मैंने इसी तरफ इशारा किया था, मैंने सवाल आपसे यही किया था कि कांग्रेस 3 राज्य जीतकर खुश है क्योंकि करीब करीब पोजीशन वहां पर गोवा में, मणिपुर में पॉजिटिव है, लेकिन आपका फोकस पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को ले, जैसा कि अभी क्या है, जो पूरे देश का राष्ट्रीय मीडिया का स्वरूप है, जो 3 राज्यों में कांग्रेस चुनाव जीती है उसको मीडिया में दिखाई नहीं जा रहा। लेकिन जब कांग्रेस का नेता ही आपने नहीं बोल रहा, जब आपका नेता देवराज जी, जब आपके दिग्विजय सिंह जी जैसा कुशल राजनीतिज्ञ स्टेटमेंट देगा कि कांग्रेस में सर्जरी की जरूरत है, तो उसमें मीडिया पे दोषारोपण करके क्या करेंगे? दिग्विजय सिंह जी ने केवल उत्तर प्रदेश के बारे में कहा था कि जो कांग्रेस की सर्जरी की बात कही है उन्होंने, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सर्जरी की बात कब कही? दिग्विजय सिंह जी के पूरे इंटरव्यू को नहीं दिखाया गया। जो हिमांशु जी यहाँ पर एक बात देखने वाली, हिमांशु जी के बारे में कहा, देवराज जी, हिमांशु जी एक बात देखने वाली, जब आप बोल रहे थे तो मैं देख रहा था सारे चेहरे, नेतान साहब भी मुस्कुरा रहे थे और देवराज जी भी मुस्कुरा रहे थे, दोनों की मुस्कानें अलग अलग इशारा करनी थी। जो दोनों स्थितियां समझ रहे हैं, अभी भी देखिए नेतान साहब मुस्कुरा रहे हैं, दोनों से इस मुस्कुराहट का वजह पूछेंगे। सबसे बड़ी बात यह जो आपने कही देवराज जी कि आप कैसा प्रोजेक्ट करते हैं, जनता के बीच में आप क्या दर्शाते हैं, क्या मैसेज देते हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत पीछे है, इस मामले में बीजेपी बहुत आगे चल रही। छोटा सा ब्रेक लेना है, यहाँ ब्रेक से जल्दी लौटेंगे और हमारे सारे एक्सपर्ट के साथ इस पर बातचीत करते रहेंगे कि अब आगे क्या।